हेलो स्टूडेंट्स। तो टर्म टू के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो हमारे पास जो टॉपिक्स है, जो यूनिट्स है, वो लिखे हुए हैं। कैलकुलस है। अब कैलकुलस में क्या क्या होता है, टॉपिक क्या क्या होता है, चैप्टर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंडेफिनेट। सेकंड इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर कौन सा, 7। बट आप इसको सेपरेटली काउंट कर सकते हो। थर्ड आ जाएगा इसमें एरिया, या फिर इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। फोर्थ जो यहाँ से आ गया वेक्टर 3D से, तो वेक्टर आ गया। और फिफ्थ चैप्टर इसमें आ गया 3D। और सिक्स यहाँ पे, अच्छा इसमें एक चैप्टर छूट गया भैया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ ही हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, और सेवन्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो है इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा। और इनका जो पढ़ने का जो मकसद रहेगा वो रहेगा ऑब्वियसली एग्जाम पास करना, ठीक है। यानी कि हम आपके एनसीईआरटी बुक के सवाल डिस्कस करेंगे, सारे एक्सरसाइजेज के, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर है उसमें तो मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर टर्म्स के बारे में, यानी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इंडिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसमें एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव क्या होता है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब इनके बारे में भी जानना सही है आपको मेरे अकॉर्डिंग तो। कि जस्ट एग्जाम पास करना से तो अच्छी बात है, मतलब कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप, अगर आपको ओनली क्वेश्चन ही चाहिए, फॉर्मूलाज या इन टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में, इनके बारे में डिटेल में आपको पता है, ठीक है, या फिर आपको नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। आप जो है नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर सकते हो, यहाँ से स्किप कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जिन बच्चों को चाहिए कि चलो हम थोड़ा फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज़ या इन टर्म्स के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है इनडेफिनेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है, पहला जो टॉपिक है वो है क्या, एंटी डेरिवेटिव। और इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी इसको बोलते हैं। अब देखो होता क्या है ये, कि जैसे आपने सुना सुना होगा डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे नाम से ही आपको लग रहा है कि एंटी डेरिवेटिव, एंटी यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस उसका हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसका, जिसे हमने लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, वो होता है कोस लिख दिया, है ना। तो इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो गया, डेरिवेटिव, यहाँ लिख दिया मैंने डेरिवेटिव। तो कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। बस यही है, एंटी डेरिवेटिव ये होता है, या इसको प्रिमिटिव भी बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल दो या प्रिमिटिव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एंटी डेरिवेटिव आप समझ गए कि कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा। अब जो पूरा प्रोसेस जो है हुआ ना, फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टर्म इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, कि फाइंडिंग प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं। तो देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोस एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है ना, कोस एक्स को अगर इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, इस तरह से ये साइन बना दिया। कोस एक्स जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, या जिसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो आता है साइन एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, या फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, या फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और सी जो है बिलोंग करेगा किसी रियल नंबर को, आगे बस समझ में। अब ये सी आया कहाँ से, उसका भी एक रीजन है, ठीक है ना, वो भी आपको समझाते हैं। पहली बात तो आप समझ गए कि सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और रियल नंबर होता है ना, इसके बारे में समझ गए।
आया कहाँ से, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे ना, इसका साइन एक्स का, तो हमने क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, ये होता है कोस एक्स। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया किसका, साइन एक्स प्लस टू का। ठीक है, तो वो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस टू का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, वो भी कोस एक्स आएगा। सॉरी, डेरिवेटिव मैं भी क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, उल्टा है मैंने बोल दिया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कोस एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव भी कोस एक्स आ जाएगा। अब इसको आप देखो कि एंटी डेरिवेटिव देखो, तो कोस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो साइन एक्स होगा, और कोस एक्स का यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव जो आ रहा है वो साइन एक्स प्लस टू आ रहा है। या फिर अगर मैं यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लूँ, क्योंकि अब टू क्यों लिया भाई ना, 2.1 ले लो यहाँ पर, 2.2 ले लो, 2.3 ले लो, 3 ले लो, या फिर कोई पाई ले लो आप यहाँ पर टू की जगह, यूलर नंबर ले लो, है ना, ई ले लो, या फिर 10 ले लो, -10 ले लो, कुछ भी ले लो, -10.2 ले लो। तो उन सब के लिए तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव आएगा ना। ठीक है, या फिर तो वही तो, इसलिए मैंने क्या किया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख दिया यहाँ पर, सी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर भाई, डेरिवेटिव कोसेक्स आ रहा है, या फिर कोसेक्स के इतने सारे एंटी डेरिवेटिव हो गए, हम ऐसे बोल दो कि कोसेक्स के इतने सारे एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी सही है ना, हो सकते हैं इतने सारे, है ना। बट अगर आपको पता है ना कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक्स है, तो फिर फिक्स हो गया कि कोसेक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स होगा। मतलब आपको गिवन है, तो गिवन है कि साइन एक्स प्लस टू है, साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कोसेक्स है, तो कोसेक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस टू हो गया। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं कोस एक्स डी एक्स, तो आप यहाँ पर लिख देते हो साइन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन है, इसका एंटी डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमको नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता क्या आने वाला है इधर, है ना, इधर के आर के बारे में नहीं पता। बट अगर आपको इतना दे दिया जाए, ये अगर आपको गिवन रहे कि हाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, तो फिर कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स प्लस टू नहीं होगा, साइन एक्स प्लस थ्री नहीं होगा, ओनली साइन एक्स होगा। या फिर आपको दे दिया जाए कि साइन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव कोस एक्स है, तो फिर फिक्स हो गया कि कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस टू होगा। बट अगर आपको नहीं दिया है, आपको ओनली इतना ही बोला कि कोस एक्स को इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, तो आप साइन एक्स प्लस सी लिखोगे, यहाँ पर सी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप टू नहीं लिख सकते, वन नहीं लिख सकते, आप जीरो नहीं लिख सकते, आपको सी लिखना पड़ेगा, C4, कुछ और मत समझ आना, C4 एंटी डेरिवेटिव, सॉरी, C4 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ओके, और क्लियर, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंबल्स कुछ है आपके टेबल में से मैंने लिए हैं। ठीक है, मतलब आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में जो टेबल दिया उसमें से मैंने ले ली है ये, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज ए वेरिएबल। ठीक है, एफ एक्स जो होगा इसमें, इस इंटीग्रेशन के में, वो होगा इंटीग्रेंड, इसको बोलते हैं, नाम दे दिया। और एक्स वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं कि एक्स में ही वेरिएबल हो, मतलब इंटीग्रेशन हम करें, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, वाई ले लिया मैंने, तो दोनों जगह वाई वाई हो गया, है ना। ठीक है, टी ले लिया तो दोनों जगह टी टी हो गया, है ना, वेरिएबल। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कुछ दिया दिया हुआ रहे कि एफ ऑफ के है यहाँ पर, और यहाँ पर डी टी है, तो फिर इसका मतलब क्या, एफ ऑफ के इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब ये कोई अलग फंक्शन है, तो फिर इसको आप बाहर लिख सकते हो, उसको बाहर निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे ओनली वन बचेगा, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एज एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे, अगर यहाँ पे के ले लिया तो उसने, है ना। मतलब जो यहाँ पर टी है ना, उसके अलावा कुछ और दे दिया तो उसको बाहर लिख सकते हो आप। फिर एक्स इन एफ एक्स वेरिएबल हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, इसमें वेरिएबल एक्स है। इंटीग्रेट करना तो क्या था, फाइंड द इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल फाइंड आउट कर लो, या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, प्रोसेस हो जाता है। इंटीग्रेट करना एक प्रोसेस है। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ की बात किया तो, ठीक है, वो वही आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन वही होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप समझिए कि सी है, जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी मैंने बोला था। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, वो आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ठीक है, तो लिखते हैं ज्योमेट्रिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो भाई हो क्या रहा था वहाँ पर, कहाँ पर, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले जब हमने लिखा था कि, ठीक है, वहाँ पर हम चलो कोसेक की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं कुछ और फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए ले लिया कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन किया हमने किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो वो कितना आया, कितना आएगा 1/2, तो कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो x आ गया। तो यानी कि अगर x का इंटीग्रेट करो x को, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। और अगर आपने ऐसे किया डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख दिया यहाँ पर, तो भी x होगा, है ना। तो यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी का वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 5 कुछ भी, -1 -2 या -1/2 कुछ भी। तो अब आपको पता ही है कि जो x को इंटीग्रेट किया हमने ना, x को इंटीग्रेट किया तो इतना आया, ठीक है, एक फंक्शन आ रहा है। अब ये फंक्शन कोई फिक्स तो है नहीं, ये तो मूव होता रहेगा ना, मतलब पहले अगर सी को जीरो कर दिया तो ऑब्वियसली इतना बनेगा, तो यहाँ पे जीरो इसके लिए, ये ओनली एक्स स्क्वायर बाई 2 है। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 +1 लेकर ले लिया हमने, तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 +1 है। फिर +2 ले लिया तो और ऊपर चला जाएगा। फिर किसने बोला कि चलो नेगेटिव में ले लो, तो नेगेटिव में अगर ले लिया हमने, ठीक है, तो वैसे आ जाएगा। फिर और नीचे भी आ जाएगा, अगर और ज़्यादा नेगेटिव लिया -3 ले लिया, है ना। तो कोई फिक्स नहीं आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर, मतलब ये वाला जो था ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब -3 था, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 ले लिया, है ना। इस टाइप से तो कोई फिक्स नहीं है ना, वैल्यू चेंज होता रहेगा, डिपेंड करता है कि सी क्या आ रहा है ना। तो जैसे जैसे सी चेंज होता रहेगा वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एक फैमिली ऑफ कर्व हो गया ना, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व दे देता है, ठीक है। किसी फंक्शन को आपने अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसका कर रहे हो किसी फंक्शन का, तो जो आंसर आएगा वो, जो भी फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा। बहुत सारे कर्व होंगे उसमें, कि सी फिक्स नहीं है वहाँ पर, सी की वजह से, है ना। आगे बात समझ में, तो कुछ फॉर्मूला जब हम डिस्कस कर लेते हैं, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव देख लो सबसे पहले कि एक्स पावर n + 1 अपन n + 1, तो डेरिवेटिव किया तो एक्स पावर n आता है, तो ऑब्वियसली एक्स पावर n का जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर n + 1 अपन n + 1 और सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, n जो है -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पर, है ना। और वैसे भी आपको पता ही है कि -1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा यहाँ पर, और उसका इंटीग्रेशन log x लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है, ठीक है, और डी एक्स को हम x + c लिख देते हैं। साइन एक्स का cos x हो जाता है, तो cos x का sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है -cos x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स का -cot x हो जाएगा। फिर सेक एक्स tan x का sec x हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स का -कोसेक x हो जाएगा, प्लस सी लिखते जाना साथ में, और रूट में -x² का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और या फिर -cos इनवर्स एक्स भी बोल दो आप इसको, ठीक है। यहीं से आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2 -cos इनवर्स एक्स होता है, और प्लस सी था, तो ये जो π/2 प्लस सी है ये अलग एक बन गया आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, इसको आप C1 नाम दे दो, है ना। तो वहाँ से वो आ गया, या फिर आपको इसको सब्स्टिट्यूशन में निकाल लेंगे, हम आगे चलेंगे तब, है ना। अभी तो इतना याद रख लो, इसका tan इनवर्स एक्स हो गया -cot इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया फिर इसका, है ना, एक ही बात है, ठीक है। इसका सेक इनवर्स एक्स हो गया, और या फिर -कोसेक इनवर्स एक्स, ये वाला। अच्छा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो डोमेन है ना उसमें हम बात कर रहे हैं, मतलब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है ना। ऐसा नहीं है होगा कि यहाँ पर आप
आप बोलो कि हमने तो वैल्यू एक्स का वैल्यू जो है मतलब -1 से 1 दे रखा है ना, ऐसा मत बोल देना गलती से भी, क्योंकि उसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमको डोमेन की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो डोमेन में ही कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है भाई वहीं तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है 1/x का log x। अच्छा, मोड मोड जरूर ये ध्यान रखना, मोड मत भूलना भाई, है ना। जब ये 1/x आप लिखोगे, मैंने शायद नहीं लिखा है, मैं भूल गया, वो वाली गलती ना करें आप, है ना। ये मोड जरूर लिखें यहाँ पर, क्योंकि वो डोमेन की वजह से होगा, है ना। क्योंकि एक्स जो है नेगेटिव हो गया तो लॉग में नॉट डिफाइंड हो जाता है। फिर ए पावर एक्स अगर होता है तो ए पावर एक्स अपन log a हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है भाई ना। तो आई होप कि आपको सब कुछ ये फॉर्मूलाज याद होंगे, बिल्कुल ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना? यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अच्छा प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, 3 या 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज तो ये है कि जो है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिख दिया, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग कर लो, है ना। अब प्लस भी हो सकता है, प्लस होगा तब प्लस लिख दो बीच में, और अगर माइनस है बीच में, अब यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अलग कर सकते हो आप इनको ना, इस तरह से अलग कर लो। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन इस तरह से हो, 3 4 5 6 जितने भी एन फंक्शन अगर है तो आप सबको अलग कर लो, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो जाएगा, वो है कि अगर यहाँ पर के इज ए कॉन्स्टेंट, के कोई कॉन्स्टेंट है, कोई रियल नंबर है, एफ एक्स डी एक्स अगर आ रहा है तो कॉन्स्टेंट का देखो, अगर फंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन तो फंक्शन का ही होगा। ठीक है, आगे बस समझना, बस यही है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और आप ध्यान रख सकते हो कि डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो जो डिफ्रेंशिएशन जो है वो इस इंटीग्रल साइन को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एफ एक्स बच जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो मतलब पहले एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे थे फिर डेरिवेटिव निकाल लिया, तो कुल मिलाकर के इसको इन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ में। बट अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है ना, जैसे कि एफ डैश एक्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव बाहर था, डेरिवेटिव बाहर था इसलिए एफ एक्स लिख दिया, और अगर इसको ओनली इंटीग्रेट किया तो फिर ये एफ एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है ना, तो यानी कि अब यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब हम सवाल करेंगे 7.1 एक्सरसाइज के, जो कि होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 इज ओवर। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, सब कुछ थ्योरी फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही।